Good morning, students. Today we will continue our third chapter of history, class 8, the peasants and the Raj. Yesterday we had discussed about some settlements in agriculture sector. First है permanent settlement, second Rayatwari settlement, and third is Mahalwari settlement. Today we will discuss about commercialization of agriculture and cultivation. Let's start. Commercialization means production of something for sale in the market. Commercialization का मीनिंग क्या है कि भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या है मार्केट में सेल किया जाए, यानी जिससे भी पैसा कमाया जाए, वो क्या होता है कमर्शलाइजेशन. जैसे भी जो हम एग्रीकल्चर में जो खेती कल्टीवेट करते हैं वो अपने लिए जो अपने से जो अपने जो कंज्यूम हो जाती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बच जाता है और जो मार्केट में सेल किया जाता है वो क्या कहलाता है कमर्शलाइजेशन कहलाता है. तो इन इंडिया आफ्टर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर पुट इन प्लेस द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस. भी इंडिया में भी आफ्टर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भी जो लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट किए गए थे इंडिया में, वर पुट इन प्लेस द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस. भी इसके बाद क्या है जो एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन ने क्या है अपना स्थान बना लिया था, क्योंकि उस तरह के सेटलमेंट हुए थे लैंड रेवेन्यू के जिससे भी इस तरह की खेती की जाए जिससे भी क्या है पैसा आए और जिससे भी वो रेवेन्यू को अदा कर सकें. जमींदार हैड टू मेक इनफ प्रोविजन फॉर कैश बाय सेलिंग पार्ट ऑफ प्रोड्यूस इन द मार्केट टू बी एबल टू पे कैश रेवेन्यू. भी जो जमींदार थे, लंबरदार थे और जो रैयत वाले थे वो उन्होंने क्या है इतने भी ऐसे प्रोविजन बनाए थे जिससे भी वो कैश को भी सेलिंग पार्ट ऑफ प्रोड्यूस है उसको मार्केट में सेल करके भी कैश को क्या है वो कैश कम ले सकें और उसके कारण मार्केट एबल टू पे कैश रेवेन्यू, जिससे भी वो जो रेवेन्यू है उसको कैश में पे कर सके. इस तरह की उन्होंने ऐसे जो इनफ पर्याप्त प्रोविजन किए थे जिससे भी वो जो प्रोड्यूस है प्रोडक्ट है उसको क्या सेल करके मार्केट में पैसा इतना पैसा इकट्ठा कर सके जिससे भी वो रेवेन्यू को पे कर सके. Secondly, as a direct result of the land revenue settlements, there was also a rapid commercialization of land. भी इसका सेकंड क्या रिजल्ट था कमर्शलाइजेशन के उसमें, एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स. भी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का जो डायरेक्ट रिजल्ट था, देयर वाज आल्सो ए रैपिड कमर्शलाइजेशन ऑफ लैंड. भी इसके कारण क्या है जो लैंड का जो कमर्शलाइजेशन हुआ था वो बहुत तेजी से हुआ था. दिस वाज ए फंडामेंटल चेंज इन द प्रीवियस लैंड सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, लीडिंग टू मच डिस्क्रप्शन इन रूरल सोसाइटीज. भी इसके कारण ये दिस वाज ए फंडामेंटल चेंज, भी ये एक ऐसा चेंज था जो प्रीवियस लैंड सिस्टम में हुआ था. भी किसका जो कमर्शलाइजेशन का, दैट एग्जिस्ट इन इंडिया लीडिंग टू मच डिस्क्रप्शन इन रूरल सोसाइटी. भी इसके कारण जो इंडिया में जो प्रीवियस लैंड सिस्टम चला हुआ था वो क्या हुआ था उसमें चेंज हुआ था किसके कारण कमर्शलाइजेशन के कारण. उससे जो रूरल सोसाइटीज थी, जो ग्रामीण सोसाइटीज थी, उनका क्या हुआ था डिस्क्रप्शन यानी विघटन हुआ था. किसके कारण, जो लैंड का कमर्शलाइजेशन किया गया था, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ था, उसके कारण जो रूरल सोसाइटीज थी उनका क्या हुआ था विघटन हुआ था, डिस्क्रप्शन बहुत बड़े उसमें विघटन हुआ था. थर्ड, पीजेंट वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स. भी जो पीजेंट्स थे उसका थर्ड इफेक्ट क्या हुआ था, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट हाई वैल्यू वो कमर्शियल क्रॉप्स. भी जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको क्या है हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स को क्या है कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था. जैसे अफीम एंड इंडिगो वर द मेन कमर्शियल क्रॉप्स. जो मेन कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी थी, अफीम और इंडिगो यानी नील. Afim cultivated in western India,
एक्सपोर्टेड टू चाइना इन एक्सचेंज ऑफ चाइनीज टी। भी जो अफीम थी वो कहाँ पर कल्टीवेट की जाती थी? इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में कल्टीवेट की जाती थी। और उस कहाँ पर उसको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता था? चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था टू इन एक्सचेंज ऑफ चाइनीज टी। और उसके बदले क्या लिया जाता था? चाइनीज टी को उसका उसके बदले चाइनीज टी का लिया जाता था। और उसको किसको? अफीम को कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था? चाइना में। किसके बदले? चाइनीज चाय के लिए। इंडिगो कल्टीवेटेड मेनली इन बंगाल। और जो इंडिगो में है, जो इंडिगो है उसकी कल्टीवेटेड कहाँ होती थी? बंगाल में। मेनली बंगाल में क्या है? इंडिगो की खेती की जाती थी। एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। और उसको कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था? ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। कंपनी मेक ह्यूज प्रॉफिट। इसके कारण जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती थी। किसके कारण? जो इंडिगो की कल्टीवेट के कारण क्या है? जो उसको एक्सपोर्ट ब्रिटेन में किया जाता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। मिड ऑफ 19th सेंचुरी डिमांड फॉर न्यू टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स रोज, जूट, कॉटन एंड रबर। भी 19th सेंचुरी के मिड में और भी जो कई तरह की कमर्शियल क्रॉप्स का क्या है? डिमांड शुरू हो गई थी। और कौन सी क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स थी वो? अफीम और इंडिगो के अलावा नई क्रॉप्स कौन सी थी? कमर्शियल क्रॉप्स रोज, जूट, कॉटन एंड रबर्स। इनकी क्या है? डिमांड शुरू हो गई थी कि भी इनको कल्टीवेट करने की डिमांड शुरू हो गई थी। कब शुरू हो गई थी ये? मिड 19th सेंचुरी में। Two important result of cultivation of commercial crops on peasants। भी दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हुए थे। क्या रिजल्ट? कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स भी ऑन पीजेंट। पीजेंट जो के ऊपर जो कमर्शियल कल्टीवेशन को करने के क्या क्या रिजल्ट हुए थे? क्या हुए थे? दो रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आए थे। फर्स्ट, दीज वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, देयर डिमांड्स फ्लक्चुएटेड वाइडली। भी पहला क्या रिजल्ट हुआ इसका? कि दीज वर सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स। भी उनको क्या है? उनकी इन चीज़ों को कहाँ पर सोल्ड किया जाता था? इंटरनेशनल मार्केट्स में। देयर डिमांड्स फ्लक्चुएटेड वाइडली। और उनकी डिमांड क्या है? बढ़ती ही जा रही थी। कि जो कमर्शियल क्रॉप्स जो पीजेंट्स ग्रो करते थे उनको कहाँ पर सोल्ड किया जाता था? इंटरनेशनल मार्केट में। और देयर डिमांड फ्लक्चुएटेड वाइडली। और उनकी डिमांड क्या है? बढ़ती जा रही थी। फैक्ट दैट मच ऑफ लैंड वाज सेट असाइड फॉर नॉन फूड क्रॉप्स। भी इसका फैक्ट क्या था? इसका असलियत क्या थी? कि भी जो लैंड थी वो किसके लिए फिक्स हो गई थी? सेट हो गई थी फॉर नॉन फूड क्रॉप्स। यानी वहाँ उस पर लैंड पर क्या है? नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, जैसे जूट है, कॉटन, रबर वगैरह जो थे, जिससे क्या है? पीजेंट्स डिड नॉट हैव इनफ टू ईट। इसके कारण क्या है? जो पीजेंट्स है उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड पर कैसी कल्टीवेशन होती थी? नॉन फूड क्रॉप्स की। और जो राइस, व्हीट वगैरह है इनकी खेती नहीं की जाती थी, जिससे क्या है? उनके पास क्या है? खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था। और इसके अलावा फेमाइन बिकम अ स्टैंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और एक और जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की क्या और वो था फैक्ट था कि भी वहाँ पर क्या है? अकाल पड़ता था। तो उसकी ये क्या है? एक स्टैंडिंग फीचर थी किसकी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। Colonial rule began with Bengal famine of 1770. It also ended with Bengal famine of 1943. जो कॉलोनियल रूल था वो क्या है? किसके साथ शुरू हुआ था? जो बंगाल में फेमाइन हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1770 में, जो हमने पीछे भी आ चुके हैं ये भी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और बहुत सारे लोगों ने क्या है? खेती छोड़कर भी वो किस सिटीज की तरफ क्या हो गए थे? माइग्रेट हो गए थे। और इसी तरह जब वो क्या है? कॉलोनियल रूल किसके साथ शुरू हुआ था? बंगाल फेमाइन के साथ। और इसका एंड भी किसके साथ हुआ था? बंगाल फेमाइन के साथ। और दूसरा बंगाल फेमाइन कब हुआ था? अगर 1943 में। ट्रेड ऑफ इंडिगो फ्रॉम एशिया वाज कंट्रोल्ड बाय पोर्टुगीज इन द मिड ऑफ 16th सेंचुरी। और जो ट्रेड ऑफ इंडिगो है
जो इंडिगो यानी नील का जो व्यापार था वो एशिया में किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था? पुर्तगालीज के द्वारा इन द मिड ऑफ 16th सेंचुरी। कब के? 16वीं सेंचुरी के बीच में क्या है, इसको किस कंट्रोल किया गया था एशिया में नील के व्यापार को पुर्तगालीज द्वारा। 17th and 18th century सेंट्रल अमेरिकन इंडिगो बिकम वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। भी जो 17 और 18 सेंचुरी थी उसमें जो सेंट्रल अमेरिका था उसमें जो इंडिगो था वहाँ का अमेरिकन इंडिगो बिकेम वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, और बहुत वो क्या है सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया था। कहाँ में? सेंट्रल अमेरिका में। जो सेंट्रल अमेरिका में बहुत मात्रा में क्या है इंडिगो की खेती की जाती थी। और उसके बाद क्या है इंडिया में, इंडिया की जो क्वांटिटी क्या थी वो क्या थी बेटर थी इनके मुकाबले, क्योंकि वो क्या है इंडिगो किस में यूज़ किया जाता था? नील यानी डाई के उसमें यूज़ किया जाता थे, और उनकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और जो अमेरिकन इंडिगो है बहुत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट किया जाता था अमेरिका में। और उसके बाद लेकिन उसकी क्वालिटी क्या थी? लो थी किसके मुकाबले? इंडियन इंडिगो के मुकाबले। बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी सेंट्रल अमेरिकन इंडिगो ट्रेड कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ वार बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन। जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो सेंट्रल अमेरिकन इंडिगो ट्रेड था, जो व्यापार था इंडिगो ट्रेड का, वो क्या है खत्म हो गया था, बंद हो गया बिकॉज ऑफ ए वार बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन। भी किसके कारण हो गया था ये सब? इंग्लैंड और स्पेन के बीच में युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण क्या है जो सेंट्रल अमेरिकन इंडिगो ट्रेड था वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन द ब्रिटिश लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ अमेरिकन इंडिगो। और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो ब्रिटिश था उस पर उसका कंट्रोल क्या है नॉर्थ अमेरिकन इंडिगो पर क्या है खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? जैसे ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या है रेवोल्यूशन करके क्या वो इंडिपेंडेंट बन गए थे। और इसके कारण जो अमेरिका पर जो इंडिगो का कंट्रोल था वो ब्रिटेन का कंट्रोल क्या है खत्म हो गया था। किस पर? नॉर्थ अमेरिका के इंडिगो पर। देयर वाज ए क्राइसिस इन द ग्लोबल इंडिगो मार्केट। भाई ये क्या था इंडिगो मार्केट में उसमें क्या है बहुत बड़ी क्राइसिस थी। बंगाल वाज वन ऑफ द सर्विंग रीजन अनहैंडेड बाय द शार्प ड्रॉप इन ग्लोबल इंडिगो प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जो बंगाल था इंडिया में जो बंगाल का जो अक्षेत्र था वो क्या था? ग्लोबल इंडिगो प्रोडक्शन और ट्रेड में क्या है वो अनहैंडेड यानी क्या था? बिना बाधा के बहुत तेजी से क्या है चल रहा था। लेबर वाज चीप इन बंगाल। और जो वहाँ पर लेबर था बंगाल में वो क्या था? सस्ता था। इंडिगो कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। और इंडिगो जो नील है वो क्या है बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा था, पैदा किया जा रहा था। और इसके अलावा क्या है वहाँ पर लेबर क्या था? सस्ता था। और द EIC begin to look for ways to expand the area under इंडिगो कल्टीवेशन। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी नए तरीके खोजने शुरू कर दिए थे कि भी किस तरह से इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके एरिया को कैसे बढ़ाया जाए। उसने इस तरह के इसके एरिया को बढ़ाने के लिए क्या नए नए तरीके सोचने शुरू कर दिए थे। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूज प्रॉफिट लीड मैनी ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिगो कल्टीवेशन। और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के कारण बहुत सारी कंपनी क्या है इसमें इन्वेस्ट करना चाहती थी। किसमें? इंडिगो कल्टीवेशन में, क्योंकि इसके कारण क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था कंपनीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके देखते हुए क्या है और भी जो कंपनी है इसके अंदर क्या है इन्वेस्ट करना चाहती थी। किसमें? इंडिगो कल्टीवेशन में।